तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम मेनली किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, सेकंड लॉ, और बाद में हम थर्ड लॉ को भी देखेंगे कि कैसे न्यूटन ने थ्री लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया, उनकी डेफिनेशन क्या है और डेली लाइफ में उनसे रिलेटेड कौन से एग्जांपल्स हमें मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो माई सेल्फ जुनैद अहमद, और आज की इस वीडियो में हम पूरा जो डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन ने जो हमें लॉज दिए वो टोटल 3 कानून हमें दिए। कितने दिए? 3 दिए। अब हम पहले फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड लॉ, और लास्ट में इन दी एंड में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का अदर नेम है, यानी अगर आपको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाए या फर्स्ट लॉ कहा जाए तो वो एक ही लॉ के बारे में बात कर रहा है। इनर्शिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है लेजीनेस। लेजीनेस का क्या मतलब है? यानी ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है जो हमें उसमें लेजीनेस पैदा करती है। यानी कोई एक, जैसा कि हम कहते हैं कि ये बंदा बहुत लेजी है, यानी वो क्या होता है, वो सुस्त होता है, वो किसी भी काम को एक्टिवली तरीके से नहीं करता, या उनको कोई एक काम बार बार कहा जाए बाद में वो अपनी फोर्सफुली हम उससे अपना जो वो काम होता है वो करा सकते हैं। तो ऐसे ही इनर्शिया क्या है, कोई भी बॉडी हो अगर वो लगातार रेस्ट में है तो वो अपनी लेजीनेस की वजह से रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो लगातार यही कोशिश करेगी कि मैं उस चीज़ को, उसी अपनी स्टेट को मेंटेन करूं, लगातार वही चीज़ रखूं। तब तक उस, जैसे एक लेज़ी पर्सन होता है, अगर उससे हमें तब तक वो कोई काम नहीं करता जबकि उसे फोर्सफुली उससे कोई काम कर लिया ना जाए। तो ऐसे ही अगर कोई बॉडी लगातार रेस्ट में रहना चाहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, न्यूटन ने ये हमें बताया, तब तक रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसके ऊपर यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा, यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा, तो ये क्या हो गई? ओवरऑल बैलेंस फोर्सेज है, यानी जो नेट फोर्स है वो क्या है? 0 है। तो ऐसे हम अनबैलेंस फोर्सेज को ऐसे कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। नेट फोर्स उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगे तो उसको फिर उसकी क्या होगी? स्टेट चेंज होगी। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी बल्कि अपनी एक्सेलरेटेड मोशन को अपना लेगी। तो ये ऐसे हो गया। तो इनर्शिया क्या है? ये क्या है? एक लेजीनेस है। ये प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी में, किसी भी मैटर में होती है, उसकी जिस्मानी अंदरूनी तौर पर ये एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी की डिफाइन कैसे करेंगे? बाय विच इट रेजिस्ट एनी चेंजेस इन स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी जो उसकी स्टेट है, या तो वो रेस्ट है तो क़यामत तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा? बैलेंस फोर्सेस अगर बॉडी में लग रहे हैं तो वो अपनी इनर्शिया को बरकरार रखेगी और अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, जैसा हमने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस किया। तो इस हिसाब से इनर्शिया, लेजीनेस जो फर्स्ट लॉ में था जस्ट यही था। फोर्स का ऊपर कोई जिक्र नहीं था, फोर्स को कुछ नहीं डिफाइन किया, जस्ट उसकी स्टेट के ऊपर हमने बात की। फिर इस लेजीनेस को भी 3 कैटेगराइज में, 3 टाइप्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में आने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं भी सही तो वो रेजिस्ट करेगी, वो अपनी रेजिस्ट करेगी, यानी रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, मोशन में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि गाड़ी होती है, उसमें आप उसमें आप जो है रेस्ट में, फिर आप एक्सेलरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार को क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्सेलरेटर में क्या करेंगे? हमारे पास क्या आएगा? जर्क बैकवर्ड। अब ये जर्क बैकवर्ड क्यों आता है? क्योंकि हम अपनी स्टेट वही लगातार वही सेम स्टेट, सेम पोजीशन में रहना चाहते हैं, सेम जगह पे रहना चाहते हैं। क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हुई, कार एक्सेलरेट हुई तो हमारी बॉडी भी एक्सेलरेट हुई, तो हमें आगे जाना चाहिए, हमें मोशन में आना चाहिए था। पर हमारी कुछ सेकंड्स के लिए जो हमारी हालत होती है, हमें जर्क जो होता है बैकवर्ड फील होता है। ये जर्क बैकवर्ड क्यों फील हुआ हमारे पास? ये इसीलिए हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी उस बॉडी ने थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जो बॉडी है उसने स्टेट चेंज करने से अपने आप को रेजिस्ट किया कि मैं नहीं, रेजिस्ट हो जाएगा, यानी आगे इसको नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही क्या होता है हमारे पास तीसरे नंबर पे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को बाद में डिस्कस करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है? अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन के साथ तो उसमें क्या होगी? इनर्शिया होगी, लेजीनेस होगी। फिर अगर आप उसमें सडनली क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने की वजह से क्या होगा कि आपको जर्क फॉरवर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आगे था आपने मोशन, अब अगर ब्रेक लग गई तो बॉडी की स्टेट क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, यानी रेस्ट में आ जाएगा।
रेस्ट में, पर आपने रेस्ट में आना चाहिए था, पर बॉडी क्या मूव कर रही है, फॉरवर्ड को रही है, यानी अपनी इनर्शिया और मोशन को लगातार बरकरार रख रही है, मोशन को लगातार कंटिन्यूस कर रही है, रेस्ट में आने से अपने आप को रेजिस्ट कर रही है। तो ये क्या है, इनर्शिया मोशन है, यानी अपने लगातार जो मोशन वाली स्टेट है उसी में रहना पसंद कर रही है, यहाँ पे लगातार रेस्ट वाली स्टेट में रहना पसंद कर रही है। तो ये क्या है, ये लेजीनेस है जो अपने आप से बॉडी में आती है, हर मटेरियल बॉडी में ये होती है। फिर इनर्शिया डायरेक्शन क्या होता है, अगर आप लगातार, आप ये देखो, अगर आप लगातार ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो मेरे, अब आप सडनली अगर डायरेक्शन ऐसे लोगे तो, अगर आपने ये क्या थी, कार थी, कोई भी व्हीकल थी जो आपने ली थी, अब आप इसको इस तरीके से लेगा, इस तरह, अब यहाँ पे जब आपने टर्न किया तो आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। कार पूरी की पूरी यहाँ टर्न करके बॉडी इस डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि बॉडी ने अपने डायरेक्शन को मेंटेन, थोड़ी सी लेजीनेस दिखाई कि नहीं हमें इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, चाहे कार इस डायरेक्शन में चले, हमें इस डायरेक्शन में, जो हमारी बॉडी है, मटेरियल बॉडी, हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो कंटिन्यू बॉडी जो होगी इस डायरेक्शन में क्या करेगी, जर्क करेगी, और फिर जो है वो सेटअप हो जाएगी, कुछ सेकंड्स के लिए जर्क फील होगा इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में। तो ये क्या हो गया, हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। तो इस हिसाब से लेजीनेस के 3 टाइप्स होते हैं, जो हर किस्म से जो होता है बॉडी पे में जो मटेरियल बॉडी है वो रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट को चेंज करने से। इसी का एक एग्जांपल है फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्री। ये एक एग्जांपल है जो बहुत सी मॉक टेस्ट में बहुत से इससे एमसीक्यूज बनते हैं और बहुत से इससे कॉन्सेप्ट बनते हैं जिसमें ये सारा कुछ पूछा जा रहा है। तो फॉलिंग ऑफ लीव्स, अगर कोई एक ट्री है, अगर उसे जर्क करते हैं तो लीव्स क्या करते हैं, उस हिसाब से लीव्स क्या करते हैं, हमने जो जर्क किया वो किसको किया, जर्क हमने जो किया वो ब्रांच को किया, ब्रांच को क्या किया, हमने जर्क किया। अब अगर ब्रांच को जर्क किया तो ब्रांच तो मूव करेगी, पर जो लीव्स होंगे वो सेम स्टेट को मेंटेन करेंगे, और जब लीव सेम स्टेट को मेंटेन करेंगे तो जर्क से, ब्रांच से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और लीव्स क्या कर लेंगे, फॉल कर लेंगे। तो इस हिसाब से अगर आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आया तो मेरा काम है आपको एग्जांपल देना। ये एंट्री मेनली हम शार्ट को आपको जस्ट एग्जांपल याद करने कैसे हुआ, या आप कहीं से भी निकाल सकते हैं कि ये एग्जांपल कैसे बन रहा है फर्स्ट लॉ। बस मेरा काम है आपकी थिंकिंग को ब्रॉड करना, आपकी थिंकिंग को बहुत से एक्सप्लोर करना। तो मैंने आपको ये बेसिक, अगर मैं ऐसे ही आपको डिफाइन करता जाऊंगा, कोचिंग वाले बच्चों की तरह आपको पढ़ाता जाऊंगा, तो हमारी वीडियो जो है वो उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैं आपको फिर से एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी जो लीव्स लगे होते हैं वो किस चीज़ में लगे होते हैं, ब्रांच में लगे होते हैं। अब अगर हमने ब्रांच को मूव किया, हमने ट्री को मूव किया, तो ब्रांच मूव करेगी, ब्रांच तो मूव करेगी, पर उसके लीव्स जो होंगे वो क्या कहेंगे, सेम स्टेट में रहने की कोशिश करेंगे, और जब सेम स्टेट में रहने की कोशिश करेंगे तो जो ब्रांच थी वो तो जर्क हो गई, वो तो मूव हो गई, लीव सेम स्टेट में रहने की वजह से क्या हो गए, नीचे ग्राउंड पे आ गए। इसी तरह से डस्ट कम आउट व्हेन बीट अ कारपेट, अगर हम कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट तो मूव करता है, पर जो डस्ट होती है वो सेम स्टेट में, यानी उनके अंदर जो स्टेट थी, फॉर एग्जांपल ये क्या है कारपेट है, उसके अंदर जो होती है डस्ट पड़ी होती है, मट्टी जिसको हम कहते हैं। अब अगर हमने इसको मूव किया, कारपेट को मूव किया, तो कारपेट ऐसे ऐसे क्या हो गया, ऊपर आ गया, पर ये जो थे ये उसी स्टेट में रहेंगे और नीचे ग्राउंड पे आ जाएंगे। समझ गए आप। तो इसने क्या किया, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या किया, मेंटेन किया। तो ऐसे ही डस्ट भी क्या होती है, जब कारपेट को बीट करते हैं तो बाहर आती है, बाहर असल में नहीं आती, असल में कारपेट अपनी जगह चेंज करता है, मूव करता है, जो डस्ट होती है वो अपनी सेम स्टेट रेस्ट में रहती है और इस तरीके से कारपेट से बाहर आ जाती है। तो ये क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल था। और ये क्या था, दिस लॉ वैलिड ओनली इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, इसका मतलब मेनली ये होता है, आप ये समझ लो कि सराउंडिंग, जो हम रेफरेंस ले रहे हैं, ये बेसिकली आपको रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन में भी यही चीज़ मिलती है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस रेफरेंस से, किस सराउंडिंग से, मोशन में है तो किस रेफरेंस से। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब है जो सराउंडिंग जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है वो किस में, ऑब्जर्वर किस चीज़ में, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। तो ये जो लॉ होता है ये इनर्शियल फ्रेम, यानी जो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है वो या तो रेस्ट में होना चाहिए ऑब्जर्वर, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। इस लॉ का बेसिक पर्पस यही है कि नो फोर्स नो चेंज इन द स्टेट, फोर्स नहीं होगी, और नो फोर्स, यहाँ पे नो फोर्स का ये मतलब नहीं कि बैलेंस फोर्स लगा लो, नो नेट फोर्स होना चाहिए। अगर नेट फोर्स नहीं है तो उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी या फिर रेस्ट होगी। फर्स्ट लॉ इज स्पेशल, ये भी आप चीज़ ने रिमेंबर कर लेनी है कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ का कैसे है, क्योंकि सेकंड लॉ में हम पूरी जो डिफाइन करते हैं वो किस चीज़ को करते हैं, फोर्स को करते हैं। और फर्स्ट लॉ क्या है, नो फोर्स, यानी फोर्स यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। जस्ट सेकंड लॉ का स्पेशल केस हो गया, यानी सेकंड लॉ में फोर्स होता है, फोर्स को अगर हम जीरो मान लें या नेट फोर्स को हम निगलेक्ट कर लें तब हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ इस हिसाब से क्या आ गया, सेकंड लॉ का स्पेशल केस हमारे पास आ गया।
फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, तो इस चीज़ में हम क्या करते हैं, तीनों चीज़ों को डिफाइन करते हैं, मास को भी डिफाइन करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक बेसिक फार्मूला है एफ इक्वल्स टू दी एम ए। फोर्स क्या है, प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। और इस फार्मूले में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि फोर्स क्या है, मास से क्या है, डायरेक्ट है, और फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन से भी क्या है, डायरेक्ट है। अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसको मूव कराने के लिए हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। अगर दो बॉडीज़ हैं, एक लाइट है और एक हेवी है, दोनों में अगर आप सेम एक्सेलरेशन पैदा करना चाहते हैं तो जो हेवी होगी उसमें आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा सेम एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। इसी तरीके से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के। अगर दोनों बॉडी की 5 kg, यहाँ पे भी क्या है 5 kg, दोनों बॉडी, अगर आप इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा करें, जिसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा पैदा होगी। अगर मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन लगा लिया, यहाँ पे 20 न्यूटन लगा, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगा। तो इस हिसाब से, और मास और एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन बनता है, इन्वर्स बनता है। अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगी, और जिसकी एक्सेलरेशन कम पैदा होगी तो उसमें मास ज़्यादा होगा। तो इनका आपने इन्वर्स रिलेशन लेना है, तब जब आप फोर्स क्या कर रहे हो, फोर्स सेम लगा रहे हो अगर दोनों बॉडीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ आपने ज़रूरी तौर पर याद कर लेनी, इनके रिलेशंस। और फिर आपको एक और जो मेन आपको फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि हमने फोर्स का एक फार्मूला देखा एफ इक्वल्स टू दी एम ए। अब आपको पता है कि फोर्स मास तो आ गया, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वही फार्मूला हमने यहाँ पुट कर लिया। और मास एंड चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम मेनली जो होता है फोर्स लगता है, तो मास तो उसका चेंज हो नहीं सकता, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो इसको हम क्या करते हैं, फोर्स, और मोमेंटम क्या है, mv के बराबर है। हम मोमेंटम के फार्मूले में इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो फोर्स क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी टाइम से हिसाब से पर सेकंड टाइम में मोमेंटम उसका कितना चेंज हुआ है, उसी को हम अलग से नाम दे देते हैं फोर्स का। अब अगर हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड होगा, टाइम को वहां लेकर जाएंगे, तो फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। और इसी चेंज इन मोमेंटम का एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो यही चीज़ आपने याद कर लें। तो चेंज इन मोमेंट, अगर किसी बॉडी में ज़्यादा फोर्स लगेगी तो उसमें मोमेंटम में जो चेंज आएगी, मास में तो चेंज आएगी नहीं, तो लाजमी तौर पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन ज़्यादा का होने का मतलब है कि वेलोसिटी में क्या आएगी, ज़्यादा चेंज आएगी, वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगी। समझ गए। इसी हिसाब से अगर चेंज मोमेंटम किसी बॉडी में ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कोई सेम फोर्स लग रहा है। अगर किसी एक बॉडी में ज़्यादा टाइम तक लग रहा है और किसी एक बॉडी में कम टाइम लग रहा है, तो जिस बॉडी में सेम फोर्स ज़्यादा टाइम तक लगेगा तो उसमें मोमेंटम भी चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। यूनिट्स ऑफ फोर्स ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और एफपीएस में ये बेसिक क्वांटिटी बनती है। बाकी सारे जो सिस्टम होते हैं उनमें ड्राइव क्वांटिटी होती है। तो एफ इक्वल्स टू दी एम ए से आप इसका फार्मूल बेसिक जो यूनिट है वो निकाल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड, मास और एक्सेलरेशन का यूनिट, और 1 न्यूटन इसके बराबर। इनको आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर 1 kg की बॉडी, अगर कोई बॉडी है उसका जो मास है वो 1 kg है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन पैदा करना चाह रहे हो, तो उसमें कितना फोर्स आपको लगाना होगा, 1 न्यूटन लगाना होगा। और लाजमी तौर पर एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स जो है वो मोमेंटम चेंज करता है, यानी वेलोसिटी चेंज करता है, तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, या फिर ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये एक और अहम पॉइंट है जो आपने याद कर लेना है। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, किकिंग अ फुटबॉल वर्सेज स्टोन, यहाँ पे होना चाहिए स्टोन। अब आप देखो कि स्टोन क्या है, उसका क्या है, मास क्या है, ज़्यादा है। अगर हम एक्सेलरेशन क्या होगी, इसमें कम पैदा होगी। तो यही चीज़ हमने पीछे डिस्कस कर ली है, तो यही चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस कर ली थी कि अगर सेम फोर्स लगेगा तो मास और एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन बनता है। तो ये एक एग्जांपल आपने याद कर लेना है, क्योंकि फुटबॉल का क्या होता है, मास कम होता है, तो सेम फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़्यादा पैदा होती है, और वो बॉल क्या होता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ज़्यादा दूर तक जाता है। तो ये आपने एक एग्जाम्पल जाना। लोडेड वर्सेज एम्प्टी ट्रक। अब लोडेड और एम्प्टी ट्रक में क्या होता है, मास का फ़र्क होता है, मास का फ़र्क क्या होता है। अब अगर लोडेड है तो इसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। लोडेड में मास ज़्यादा होगा तो फोर्स तो उसकी इंजन जो होगी फोर्स तो सेम पैदा करेगी, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, कम पैदा होगी। इसी तरीके से एम्प्टी ट्रक जो है इसमें क्या होगा, मास कम होगा तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगी।
इसी तरीके से आपने कैचिंग अ बॉल माय मूवी हैंड क्लास बैकवर्ड, अगर कोई जो फील्डर होता है वो कैच करता है बॉल को, वो क्या करता है, पीछे ले जाता है। पीछे क्यों ले जाता है? क्योंकि उसको अपने आप में जो फोर्स होती है, जो उसका इफेक्ट होता है, यानी उसमें जो पेन होता है, उसको कम करने के लिए फोर्स उसको क्या होती है, वो चाहता है कि हमारा जो हैंड्स है उस पर फोर्स क्या लगे, कम लगे। और फोर्स एक ही सूरत में कम लगेगी, क्योंकि फोर्स और जो टाइम है उसका यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो वो टाइम बढ़ाने की कोशिश करता है, पीछे ले जाता है ताकि टाइम ज़्यादा हो जाए और फोर्स कम लगे और उसको पेन भी क्या हो, कम हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगले वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, एप्लीकेशंस को देखेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, इनके ऊपर पूरा जो है डिस्कस करेंगे। तो ये आप ऐसा समझ लें, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 1 है, जिसमें फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया और सेकंड लॉ को भी अच्छे तरीके से हमने कवर अप कर लिया। जस्ट उसकी एप्लीकेशन और थर्ड लॉ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, होप फॉर द बेस्ट।